नमस्कार। हमारी खास पेशकश आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। इस खास पेशकश में हम चर्चा करते हैं उन तमाम योजनाओं, उन तमाम क्षेत्रों के बारे में जहां हम प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि हर देशवासी को आत्मनिर्भर बन के आगे चलना है, उस पर की जाती है चर्चा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन के दौरान साफ तौर पर कई ऐसे लोग थे जिनको खाने की समस्या हुई और इसी समस्या को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। और ख़ास तौर पर इस योजना का प्रधानमंत्री ने खुद विस्तारीकरण किया नवंबर तक। हम जानते हैं कि छठ, दिवाली, ये तमाम त्यौहार नवंबर में आने वाले हैं और ये जो योजना है करीबन 80 करोड़ गरीब जो परिवार हैं उनको एक देखा जाए तो 5 किलो चावल या फिर गेहूं और 1 किलो मुफ्त चने की दाल दी जाती है। साफ तौर पर कोशिश यही थी कि जो कामगार या फिर प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य जाते हैं काम की तलाश में, उन्हें लॉकडाउन की वजह से, हालांकि अब तो हम अनलॉक 4 के फेज में हैं, परेशानी ना हो, इसीलिए इस योजना का अनावरण किया गया। किस तरह से अब ये जो योजना है उसका जो क्रियान्वयन है वो सफल तौर पे तरीके से किया जा रहा है, कौन कौन से राज्य हैं, किस तरह से इसे लागू किया गया, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। मैं हूँ आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ में मेरी सहयोगी रुकमा दत्ता। Hello Achal, and well, as Achal just mentioned, in his address to the nation on June 30th, Prime Minister Narendra Modi announced that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, the government scheme for distributing free food grain, would be extended to November end to provide relief during the festival season as the country fights coronavirus. PMGKAY, which was originally announced in March after the nationwide lockdown was imposed to contain the COVID-19 pandemic and was to be implemented for a period of 3 months, April, May and June. So far, food grains are distributed to all the 80 crore beneficiaries under targeted public distribution system, those under Antyodaya Anna Yojana and priority households. 5 kgs of extra ration free of cost along with food grain each household, and each ration card, no matter how many members, gets 1 kg dal or gram chana per month. How was the scheme implemented? What are its achievements? What are the hurdles that had to be overcome by various government departments, especially the government of food, the Ministry of Food and Public Distribution? We take a look at all these aspects as we discuss these issues with our guests who will be joining us on Zoom and Skype. Hello and welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. I'm Rukma. और आइए अब इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए जो विशिष्ट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय कुमार, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयदीन अब्बासी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ आसाम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ विनय जी, हम ये बात जानते हैं कि सरकार की कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जो वो आखिरी आदमी पंक्ति में खड़ा है उस तक उसकी तमाम योजनाएं पहुंचे, और ख़ास तौर पर हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, कोशिश यही थी कि कोई भूखे पेट ना सोए। किस तरह से इसे बिहार में लागू किया गया? बिहार में राशन कार्ड एक बहुत बड़े इंटाइटलमेंट का विषय रहा है जी, और लगभग 8 करोड़ 71 लाख लोग राशन कार्ड के माध्यम से हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न पाते हैं। जब कोविड महामारी आई तो हमारे सामने 2 तरह की चुनौतियां थी। एक चुनौती जो राशन कार्ड धारी थे और उन्हें इस मुसीबत में कुछ ज़्यादा अनाज, ज़्यादा सहायता की ज़रूरत थी, और ऐसे भी बिहार में लोग आए जो बाहर काम करते थे और प्रवासी मजदूर के रूप में बिहार वापस आए कोरोना महामारी में। हमारे सामने एक चुनौती थी कि इनके पास राशन कार्ड नहीं थे और बहुत लोगों के पास राशन कार्ड थे लेकिन उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं थी जी। तो वो बाहर जहाँ फंसते थे वहाँ पर भी वो अनाज नहीं ले सकते थे। तो हमने 2 काम एक साथ किए। एक अभियान चलाकर लोगों ने करीब 24 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किए, और जब तक उन्हें राशन कार्ड से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ, तब तक उन्हें 2 महीनों का लाभ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत योजना से दिया। जैसा कि आपने बताया कि प्रति परिवार हम लोगों ने 1 किलो चना और
प्रति मेंबर की दर से 5 किलोग्राम चावल हम लोगों ने ऐसे परिवारों को दिया जिनके नए राशन कार्ड बनाए गए। और जिनके राशन कार्ड थे उनको तो पहले से ही NFSA में भी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी हम लोगों ने लगातार अनाज दिया, लगभग दुगनी मात्रा में अनाज, और 1 किलोग्राम चावल आरंभ के 3 महीनों में, और फिर बाद में 1 किलोग्राम चना की दर से भी हम लोग प्रति परिवार राशन उपलब्ध करा रहे हैं। एक दूसरी दिक्कत हमारे सामने आई, वो ये कि लगभग पूरा उत्तर बिहार हाल के 3 महीनों में बाढ़ से भी प्रभावित रहा है। लगभग 1 करोड़ की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। तो इन परिवारों तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि अधिकांश जगह पर रास्ते डूब गए थे, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर बोट्स के जरिए PDS शॉप को वहां पहुंचाया जहां इन्होंने शरण ले रखा था। एक इनोवेशन के तहत हम लोगों ने अगर कहीं पर 10 लोग भी थे तब भी हम लोगों ने उन्हें राशन उपलब्ध कराया। और एक खास बात ये रही कि हम लोगों ने हर ट्रांजैक्शन को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही अलाउ किया। तो इसमें किसी तरह की बिचौलिए के आने की और गबन की, लूट खसोट की, करप्शन की, इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं बची। Right. Well, coming to you, Mr. Abbasi, Assam is a state where lakhs of migrant workers returned home after the lockdown and various other measures were implemented. It's also a state that has been reeling under floods, which the situation has improved greatly. Give us a sense of how you met the needs, how the government was able to serve these lakhs of migrant workers. How did the process work? Also during floods, as we just heard from Mr. Vinay Kumar about how the government there was able to meet the needs of the PDS system during the floods in Bihar. What about in Assam? Well, in Assam, actually, as you know, I mean, it is at one end of the country, so Yes. logistics is a big challenge as far as the state of Assam is concerned. And Assam not only feeds Assam itself, but most of the other hill states which are there, like Arunachal, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, etc. Most of the food grain, etc., goes through here. And a lot of the Food Corporation of India's storage also is within the state of Assam. So first was organizing the logistics, because at the time of lockdown, even availability of labor to unload, material, etc., had become a big challenge. Now that was something which we did organize, not just for ourselves but also for the other states. Apart from that, under NFSA and AY, we have about 2.5 crore people who are eligible to get food grain under the National Food Security Act. So while they were getting the normal NFSA allocation after the PMGKY, we also provided them the additional 5 kg rice, and we ensured that there is not too much of a gap between when the decision of the government of India was taken and when the additional food grain, including pulses, was supplied to the families concerned. Right, Mr. Abbasi, when you are talking about the distribution of food grains, we'd also like it if it would also help us to get a sense, if you give us some numbers about the amount of people you were able to serve. Also, the One Nation One Ration Card scheme, how far has that made a difference, or how far will it make a difference in the days ahead to the implementation of the Anna Yojana scheme? Yeah. So as I was saying that, under NFSA, there are about 2.5 crore beneficiaries who were getting the normal allocation, and beyond that, they got rice under the PMGKY as well. That is 5 kgs per person additional allocation. So that is the normal NFSA and PMGKY allocation, which will continue till November as per the Honorable Prime Minister's declaration. Yes. Beyond that, we also identified slightly more than 9 lakh families over the course of about 2 months, because immediately, the distress was not sort of immediate. People had some resources, etc. But through the deputy commissioners, we identified about 9 lakh families, almost 46 lakh persons, who were in need of food grains. And this included the following. Firstly was the migrant population which was returning from outside the state. Second was, there is a lot of local migrant labor
within Assam. So somebody in lower Assam, like there is a lot of migrant labor which moves from lower Assam and goes to upper Assam and Barak Valley to work. Now those people were stuck there for 2 to 3 months. There was no way of for them to come. So food grain had to be organized for them. Another was the tea garden laborers. A lot of them, because a lot of tea gardens were shut for a long time, they were also facing distress in terms of purchasing power, and they did not have money to arrange for that. So we identified all these people through the deputy commissioners, and we ensured that under Atmanirbhar Bharat, we could provide them food grain जी. to tide over their problems, which was जी. provided by the government. जी. Coming to One Nation, One Ration Card, that is a scheme which we are on the process of implementing. Of course, it will be, really, really great, because this problem of today that, okay, a laborer goes from one district in Lower Assam to Upper Assam, then he cannot get ration on his ration card in Upper Assam itself, जी. because it is not easily transferable. I mean, the ration card is with the family, because there may be 5-6 members in the family as a whole, but only 1 or 2 may be working. So once it is implemented, it will be a game changer, because 1 or 2 persons who move out can get their ration wherever they are, whether within the state or outside the state. That is something which will be really, really tremendous. विनय जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि असम के साथ साथ बिहार में भी दोहरी चुनौती थी, क्योंकि बाढ़ की स्थिति भी थी, साथ ही साथ कोविड-19 से भी निपटना था। ऐसे में जब इस सप्लाई की सुनिश्चितता की बात होती है कि किस तरह से जो ये खाद्य सामग्री है उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, इसमें जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। किस तरह से इन चुनौतियों को पार पाते हुए ये सप्लाई को सुनिश्चित किया गया हर उस प्रवासी मजदूर के लिए जिसको ज़रूरत थी इस खाद्य सामग्री की? बिहार में लॉजिस्टिकल चैलेंजेस तो हमेशा ही रही हैं जी। अमूमन हम लोग करीब 4 लाख टन जो फूड ग्रेन है उसको हर महीने बांटते हैं। और जब PMGKY की घोषणा हुई और साथ में आत्मनिर्भर भारत के तहत भी अनाज देने की घोषणा हुई, तो ये हमारे लिए चुनौती दुगनी हो गई, क्योंकि हम लोगों को लगभग हर महीने 8.5 लाख टन अनाज और दाल और चना बांटना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारा टर्न ओवर टाइम है उसको कम किया। हम लोगों ने कोशिश की कि लोगों को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कराएं, ताकि हमारे स्टोरेज कहीं पर भी चोक नहीं हो। और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के जो अरेंजमेंट्स पहले से थे उसे हमें डबली रीइंफोर्स करना पड़ा। वो वी रोज टू द चैलेंज, और फिर हम लोगों ने ये चुनौती तो पूरी तरह से स्वीकार की। जी। सबसे बड़ी चुनौती थी माइग्रेंट लेबर्स तक पहुंचने की। ये लगातार आ रहे थे, लगभग 1 करोड़ 24 लाख माइग्रेंट फैमिलीज ऐसी थी जिनको हम लोगों ने 1000 रुपए की एक सहायता मुख्यमंत्री जी के कोष से दी थी। और इनमें से लगभग आधे लोग ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। तो जैसा मैंने बताया कि करीब 23.5 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड हम लोगों ने ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स को अवेलेबल कराए। और पोर्टेबिलिटी के साथ में हमने राशन कार्ड दिया, ताकि जहां भी हो, जिस भी फेयर प्राइस शॉप पर जाना चाहते हो, वहां से वो राशन ले सकें। कई अलग अलग लोकेशन पर स्टकअप थे, तो ये जरूरी नहीं था कि इनके साथ जो हम लोगों ने इनके गांव के FPS शॉप को टैग कर रखा था वहां ये पहुंच पाते। ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया था। ये लोग जहां तहां फंसे हुए थे और इन्हें कई जगह पर कैंप्स में रखा गया था। तो ऐसी सूरत में हम लोग ने ये अलाउ किया कि किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पोर्टेबिलिटी का प्रयोग करते हुए राशन ले सकते हो। तो ये हम लोगों ने किया। और आत्मनिर्भर भारत में लगभग हम लोगों ने 82 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया। ये NFSA और PMGKY के अतिरिक्त है। तो we ensured nobody went without food. We also ensured that every single family which is entitled for relief under PMGKY or ANY gets the food grains, and we are still ensuring that every family gets the food. बिल्कुल, बहुत पारदर्शी जी, बिल्कुल हम लोगों ने किया। बिल्कुल, बहुत पारदर्शी तरीके से किस तरह से खाद्य सामग्री वो सुनिश्चित की जाए, उस मजदूर तक, उस कामगार तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया गया। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ सुधांशु पांडे जी, सेक्रेटरी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका, और आपकी अग्रणी भूमिका रही है इस पूरी योजना में। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें इस पर रोशनी डालें, समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से इस पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया है,
ताकि खाद्य सामग्री की जो पहुंच है उसे सुनिश्चित किया जाए पारदर्शी तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी की पूरी जो प्रणाली है वो जवाबदेह है इसके लिए। जी धन्यवाद अचल जी। ये एक्चुअली वर्ल्ड का बिगेस्ट फूड प्रोग्राम है। पहले ही जब खाली एनएफएसए प्रोग्राम चलता था फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उस समय भी ये बिगेस्ट प्रोग्राम होता था दुनिया का। कहीं पर भी दुनिया में इतना बड़ा फूड प्रोग्राम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत स्कीम जुड़ने के बाद ये उसका भी दोगुना हो गया। तो आप इसका स्केल अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या हो गया है। 8 महीने के दौरान भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के जो अन्न का वितरण करेगी, वो आप ये जानिए कि करीब करीब 670 लाख मीट्रिक टन का अनाज एनएफएसए, पीएमजीके और आत्मनिर्भर भारत में बटेगा। इसके अलावा जो आईसीडीएस, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं और जो मिड डे मील प्रोग्राम में दिया जाता है राशन, वो इसके अलावा है। तो इस प्रोग्राम को रन करने में बहुत ही चैलेंजेस हैं और ये सब लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोक्योरमेंट से सबसे बड़ा है कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन का सप्लाई उसी समय कर सकते हैं जब आपके पास स्टॉक्स में उतनी क्वांटिटी अवेलेबल हो। तो हमारे पास जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ उस समय हमारे पास करीब करीब 1000 लाख मीट्रिक टन हमारे पास राशन जो था वो अवेलेबल था। और इतना मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी आज हमारे सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। करीब करीब 700 लाख मीट्रिक टन के हमारे स्टॉक्स हैं, क्योंकि इसी दौरान जो प्रोक्योरमेंट था, रबी की क्रॉप जो आई गेहूं की, और कुछ राज्यों में रबी में और जो प्रोक्योरमेंट होता है वो आई। अब खरीफ की क्रॉप आने वाली है, अनदर 2 months or so we will be having another and we expect a bumper crop। तो इस दौरान फूड को प्रोक्योर करना, सोशल डिस्टेंसिंग को देख करके वहां पर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, इन्होंने मैसिव ऑपरेशन किया है जी। और ये आपका जो जीडीपी का फिगर है जो आया है पिछले क्वार्टर का जो रिलीज हुआ है, उसमें देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की है। और ये एक बहुत और ये तभी संभव हो पाया कि उस किसान को जो प्रोक्योरमेंट के जरिए पैसा दिया जा रहा है वो भी उसको मिल रहा है जी। राइट। तो जो मैं Sudhanshu ji, as you just mentioned, it's one of the biggest food programs, food distribution programs in the world. As the Prime Minister had said, food will be distributed that could feed 2.5 times the US population, 12 times the UK population, and twice the European Union's population. You're talking about the kind of procurement that had to be made, the availability of stocks and supply of food grains. Now when we look at the scheme to be extended till Deepavali and Chhath Puja, that is till the end of November, how are you equipped? Yeah, this is a very, very important point. If you see, some of the states already suffered during this period floods. Which is this year unprecedented in many parts of the country. And even then, the distribution of food grain, if you look at the figures, then they are very impressive. Yes. Actually, in July, under the NFSA, the total countrywide distribution has been 95%. And August distribution is still going on. And so far, and this will continue generally in many states after the lifting distribution spills over to the next month. So their distribution cycle is like that. So around 82% distribution has already happened.
and we hope to touch the same figure of about 95% for this also. In addition, during the PMGK, during the April, May, June, the distribution has been 93.5% across the country, which is a very, very high distribution figure. And in the month of July, again, this is running 1 month behind the NFSA cycle. The distribution has touched already 90% in July, and it's about 70%, cross 70% in August. And we hope to again cross 90% in both these months for the entire country. So this is quite commendable. And one particular point I would like to highlight is the Atmanirbhar Bharat scheme. And it's a very important thing to clarify, and if you also have doubts, you are free to ask. Generally, a message is being conveyed that all migrant workers were not given food, as the distribution was only around 35%. So let me make it very, very clear. All migrants which were present on the ground, assessment was made at the end of May by all states, and their number was about 2.80 crore. And this is a dynamic number. People are moving from one state to another, one district to another. And at the end of the program, we covered almost 5.31 crore migrant workers. So if you average it out over 2 months, which was the initially intended period, then it's about 2.65 crore per month. That is the number. And this is as against the number of 2.80. So what unfortunately some of these sections are reporting in the media and press, they are saying that the migrant worker number was assessed to be 8 crore. It was never assessed to be 8 crore. Government was very liberal, very generous, and it didn't want that anybody should suffer. And therefore, it provided a provision of up to 8 crore people. If there were more migrants, even then the provision would have catered for that additional requirement. But fortunately, we should be rather happy that the actual number on the ground turned out to be much less. बिल्कुल सुधांशु जी, आप जो आप बात कह रहे हैं काफ़ी सटीक विश्लेषण और भ्रामक स्थिति से निकलते हुए साफ तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि मिसलीडिंग किया जाता है फैक्ट्स का, और आपने ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो समझते हुए हमारे सामने आंकड़े रखे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहती हूँ कि जब हम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि हर स्तर पर इस पूरी प्रणाली की समीक्षा की जाए, ताकि हम ये जान पाएँ कि जो ये खाद्य सामग्री है उसकी पहुँच तो सुनिश्चित हो ही रही है, साथ ही साथ जो नोडल ऑफिसर्स हैं तमाम राज्यों के, उनका रोल कितना अहम हो जाता है, खास तौर पे एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस पूरी स्कीम को सफल बनाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए 4 प्रक्रियाएं हैं जो साथ में काम करती हैं। पहला जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है उसके तहत 4 सतह के ऊपर इनकी मॉनिटरिंग कमेटीज बनी हुई है, जो विजिलेंस कमेटीज कहलाती हैं। विलेज के सतह के ऊपर है, ब्लॉक के सतह के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और राज्यों की ये जो विलेज विजिलेंस कमेटीज हैं, इनका ये काम होता है कि इस सिस्टम को ओवरसाइट इसके ऊपर रखें, मॉनिटरिंग करें। दूसरा एक सोशल ऑडिट का सिस्टम है जिसमें रेगुलर फीडबैक आता है। हमारा पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है जो कंप्यूटराइज सिस्टम है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें लोग लॉग इन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उस कंप्लेंट के ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी वो इशू पर्टेन करता है वो एक्शन लेते हैं। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट होती है
और चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसीज कमीशन करते हैं। तो अक्रॉस द कंट्री हमने करीब 28 एजेंसीज जो है वो कमीशन की थी, और ये एजेंसीज IITs हैं, IIMs हैं, वेरियस थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं। उनको हम 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट्स असाइन करते हैं और वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट करती है। इसके अलावा कुछ और इंडिपेंडेंट फाउंडेशंस ने इवैल्यूएशन किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डालबर्ग से एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई। हमने माइक्रोसेव कंसल्टिंग, जो बिल गेट्स फाउंडेशन से एसोसिएटेड है, उनसे एक इंडिपेंडेंट स्टडी कराई, और सभी में 90% से ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल रिपोर्ट हुआ। जी, right. Well, coming to you, Mr. Vinay Kumar, when we talk about Bihar, well, not in Bihar in particular, when the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Mr. Paswan, had himself said when the scheme was initially implemented, when the scheme was initially announced and it began implementation, that some states are not distributing food grain to the poor, and that the center has no problem providing food grain to the states. So when it is being given free, I don't understand the problem in distribution. That is what he said. Was there ever such a problem in Bihar? Was there ever such a month in which food grain was not distributed? And what were the steps you took? What were the steps that you took as a part of the administration in order to ensure that it does not happen again? I'll say that there are no serious logistical or other kinds of challenges in distribution of foods in the state of Bihar. Yes. The state government has ramped up the storage capacities, the transportation capacities, and NFSA is implemented in Bihar in the true letter and spirit. When this pandemic came and the amount to be distributed through the public distribution system got doubled, or rather more than doubled, then of course all the entire machinery was overburdened. But even then, we identified each and every migrant family which was coming back to the state, and we distributed free food grains to over 82 lakh such migrant families in the 2 months for which the allocations were made by the government of India. And till the last day of distribution cycle, that is the 31st of August, we located each and every family in all the corners of the state, and we ensured that everyone gets the food grains, even if the family doesn't have the ration card. The second thing, we, as I told you earlier, we brought in about 24 lakh new families under the purview of NFSA, and we have started giving food grains to them also. So we have ensured that the entitlements under the NFSA are given to the families which are deserving under the NFSA. Gee. And as the record says, we have been distributing about 90% of the stocks every month under the NFSA. Despite the challenges of logistics, despite other challenges, the distribution has consistently been over 90% in the state of Bihar, both in terms of NFSA allocations and in terms of PMGKY. And in terms of Atmanirbhar Bharat, our distribution has been over 96%. So the figures reveal that there have been no problems in the distribution of food grains and pulses and chana so far as the state of Bihar is concerned. जी सुधांशु जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ विस्तारीकरण की अगर बात की जाए तो उसमें इस योजना का अहम रोल है। ऐसे में अभी हमने हाल ही में सुना कि कैसे लद्दाख के साथ साथ लक्षद्वीप भी अब जुड़ गया है वन नेशन वन राशन कार्ड की इस प्रक्रिया में। किस तरह से आप मानते हैं कि इस योजना का सफल योगदान आगे भविष्य में रहेगा? ये बहुत ही दूरगामी इसके प्रभाव होंगे। ये बहुत विजनरी स्कीम है और ये टेक्नोलॉजी को लिवरेज करती है आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। We know that in our country, for economic reasons, for the purposes of jobs and income, people move within the district. They change their residence from one place to another. Within the state, they move from one district to another. And
within the country from one state to another. Now this beautiful scheme, One Nation, One Ration Card, caters to all the three situations. So whether you are moving within the district from one place to another, or to another district within the state, or to another state, wherever you go, we have created a national helpline number which all states are activating, and so far almost 80% states have activated. It is 14445, 14445, that is the national helpline number. जी. On this, whenever you are moving from one place to another or other state, you can simply register yourself. It's a toll-free number across the country. You can register yourself, and at the destination station, you will be registered, and whenever you choose a particular fair price shop, you are supposed to give either of the two identity of yours, either the Aadhaar number or the ration card number. That's it. You are not supposed to physically carry anything else. Your all ration details will come on the electronic machine, and you can make a choice. If you have moved with the family, you can decide to draw entire ration for the family at the new destination. And if you have moved alone, then you can decide to only draw ration for yourself, while the rest of the family will keep getting ration back home at their home place. So partial portability of ration has also become a reality. So it is a beautiful scheme. Over 1 crore transaction in all three categories are already happening. We have requested, and states are now gearing up for wider publicity, especially states like Assam, Bihar, West Bengal, UP, Chhattisgarh, Odisha, from where labor migrate. These states have to promote One Nation, One Ration Card more, because people are migrating from these states to another state in search of jobs. And the receiving states, which are economically more advanced states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, we are preparing them that they should facilitate and guide these migrant workers that they start drawing their ration at the new place. So this scheme overall, 26 states, UTs have joined as on 1st of September, and we hope to add another 3 by October. Right. Mr. Abbasi, when you spoke about beneficiaries in Assam, you said there were 3 crore 50 lakh beneficiaries, if I'm correct. Will that number change now? And has the pandemic, the mass exodus of migrant workers that we saw back to their homes in Assam, is this going to be the start of a giant exercise? Also, how big has been the problem caused by delay in the seeding of Aadhaar cards into ration cards, especially in Assam? It's 2.5 crores, the number I said under NFSA, not 3.5. Okay. Because the population, I think, is about 3.3 crores, out of which 2.5 crores are, beneficiaries under NSA. Now, right. Coming to the problem of Aadhaar seeding, well, it was because, it was as per the Supreme Court decision that the NRC exercise while it was going on, the Aadhaar activities could not take place. Yes. Now, we have taken on the Aadhaar enrollment in full swing. It is going on, even though there is a pandemic on, but with social distancing, it is going on. And I think now we are, I have not checked the latest figures, but we are above 30% overall in terms of total Aadhaar enrollment. Yeah. We are from our side now laying stress on seeding of Aadhaar cards into our own data bank as far as the NFSA data bank is concerned, which is also happening. But yes, the Aadhaar seeding, because we were a little behind from the rest of the country, definitely yes, there is an impact because the biometric authentication cannot really be done without a Aadhaar card. So yes, there is an impact as far as that is concerned.
सुधांशु जी, हम जानते हैं कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए जो केंद्र द्वारा चलाई जाती है उसमें राज्यों का काफ़ी अहम रोल होता है। तो किस तरह से राज्यों को या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता दी गई कि वो इस स्कीम को अपने राज्य में लागू करें और ख़ास तौर पर इस खाद्य सामग्री यानी कि फूड ग्रेन्स को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिसकी ज़रूरत थी? As you very correctly said, these are schemes in partnership. We are a federal country, and these schemes actually truly capture that spirit. और राज्य और केंद्र दोनों बहुत मिल करके काम करते हैं, और दोनों ही सरकारें, उनका इंटरेस्ट है अपनी जो उनकी आबादी है, उनके जो लोग हैं, उनको सहूलियत दिलाना, उनको जो बेनिफिट्स सरकार दे रही है वो उन तक पहुंचाना। तो कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दोनों सरकारें जो हैं उनका पर्पस लोगों को जो सहूलियात है वो मुहैया कराना है, और इसलिए टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए केंद्र सरकार की कोशिश ये होती है कि स्टेट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, स्टेट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट करें, और उनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स जो है और जो भी टेक्नोलॉजिकली इंप्लीमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें उनकी मदद करें। और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सभी स्टेट्स जो हैं वो इसको एम्ब्रेस कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस स्कीम से उनके ही राज्य के लोगों को फायदा होने वाला है, और राइट टारगेटिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फुल बेनिफिट to their own people is going to happen. So therefore all states are supporting. Some states were late to start, but they are picking up. We are very closely coordinating with the UIDAI also. Assam, as Mr. Abbasi said, was late to start, but as I was given to understand that Aadhaar seeding of about 34% population has happened, and they actually had started to begin in February the massive program for Aadhaar seeding, but because of the pandemic it got delayed, and we hope that in coming months, 1 or 2 months, perhaps they will be able to cover significant population. Right, Mr. Sudhanshu ji, when we talk about the hurdles that officers had to face, that the government had to face in order to implement the scheme, was there ever a time, were there ever states or cases where there was a non-availability of beneficiaries? Because that has also emerged, that has also been a point of discussion in certain states, that there were no beneficiaries, and that is why the distribution system could not take place as effectively. Yeah, this is a very, very important point, and again, people have to appreciate, we at least appreciate, because we see it very closely, that what technology has done, it's amazing. Between 2013, late 13, 14 and 2018, in these 4.5 years, almost 3 crore ration cards which were either inactive or were duplicated or bogus, they were deleted. So almost 15 crore such beneficiaries were taken out of the system, and they were replaced with the genuine beneficiaries. And how it became possible? It was only because of the technological intervention, because in the central repository, the data we have, we did the reduplication of Aadhaar number of beneficiaries in various states, and the states are cooperating. Even now, Bihar, Vinay will tell you, they are doing cleaning up exercise on regular basis. And intention is that the right beneficiary should get into the food security network, and people who don't deserve or are non-existent, they are taken out. So they are doing this exercise on regular basis. बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की, और आपने क्योंकि विनय जी का जिक्र किया है, वो साथ ही में चर्चा में मौजूद है, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। विनय जी, किस तरह से जब हम बात करते हैं कि भाई ये जो स्कीम है, या अगर हम किसी भी स्कीम का जिक्र करें जो एक खास मुहिम के तहत चलाई गई है,
तो जो सही और सुनिश्चितता है ये देखने की भाई जो हम फूड ग्रेन्स हैं या फिर खाद्य सामग्री है ये उसी तक पहुंच रहा है जिसको इसकी ज़रूरत है, वो कैसे सुनिश्चित किया जाता है तकनीक के माध्यम से, जो डेटा आपके पास होता है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि जो एक आम टैक्स पेयर है उनके टैक्स देने की वजह से इस तरह की स्कीम्स का सफल होना काफ़ी अहम है और इसी की वजह से ये स्कीम्स लागू की जाती हैं। मैं बताना चाहूँगा इसमें दो तरह के प्रयास हम लोगों ने लगातार किए हैं। राज्य सरकार ने जितने बेनिफिशरीज हैं उनकी योग्यता की जांच बहुत ही गहन अभियान चलाकर कराई और उसकी वजह से हमारे लगभग 8 करोड़ 71 लाख लोग राशन कार्ड के दायरे में आ पाए। और दूसरा हम लोगों ने प्रयास ये किया कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने डीडुप्लीकेशन किया और लगातार आधार नंबर इकट्ठा करने की और उसको सीड कराने की मुहिम बिहार में पिछले कुछ वर्षों से चली है और उसका नतीजा है कि लगभग 85 to 87% जो हमारे बेनिफिशरीज हैं आउट ऑफ 8.71 करोड़ उनके आधार हम लोगों ने सीड कर दिए हैं और उसकी वजह से ही हम नेशनल पोर्टेबिलिटी का भी उपयोग करने में सफल हो पाए हैं। हम लगातार ही देखते हैं कि जब कभी कोई बेनिफिशियरी हमारे पास कंप्लेंट लेकर आता है कि उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं तो हम ज़रूर देखते हैं कि उनकी पात्रता है नहीं और उसके बाद अगर उनका राशन कार्ड नहीं बना होता है तो हम ज़रूर बनाते हैं। और हटाने की बात जहाँ तक है तो लगभग हम लोगों ने आज तक 35 लाख राशन कार्ड रद्द किए हैं क्योंकि या तो डुप्लीकेट राशन कार्ड थे, कुछ मामले में वो सस्पेक्ट थे और कुछ मामलों में वो परिवार पाए नहीं गए, आप उन्हें एक तरह से बोगस भी कह सकते हैं। तो इस तरह के राशन कार्ड जहाँ जहाँ सिस्टम में पाए गए हैं we have launched a campaign of ruthless elimination of such suspect ration cards और इसमें हमें काफ़ी सहयोग मिला है जनप्रतिनिधियों का, लोगों का। हम दोनों काम में एक पहचानने में एक सही आदमी की पहचान हो और गलत लोगों को हटाया जा सके, ये दोनों काम में हम लोगों ने सिविल सोसाइटी का, लोकल PRI रिप्रेजेंटेटिव्स का और अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने हमारे पास जो रूरल और अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के बिहार में जीविका संगठन एक सशक्त संगठन है और उनके मदद से हम लोगों ने एक अभियान चलाया बिल्कुल और घर घर जाकर हमको इंश्योर किया कि एक भी परिवार बिल्कुल जन आंदोलन के रूप में, बिल्कुल बहुत अहम आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन, खास तौर पे जो लोगों की सहभागिता है और किस तरह से इसको लोगों तक इसकी जो एक संदेश है वो सुनिश्चित किया गया वो काफ़ी है। मैं सुधांशु जी मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि 90,000 करोड़ का एक खर्च है इस पूरी स्कीम के विस्तारीकरण के लिए, आगे किस तरह से प्लान है? अभी तो हम जानते हैं कि सभी राज्यों को कवर करना ज़रूरी है, अभी जिस तरह से हम जानते हैं कि कई राज्य ऐड होते जा रहे हैं वन राशन वन कार्ड के जरिए, आगे का जो रोड मैप है उसका खाका किस तरह से सरकार खींच रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके विस्तारीकरण काफ़ी अहम है। एक्चुअली हमारा इनिशियल जो टारगेट था वो था मार्च 2021 तक करने का जी। लेकिन जो राशियों का सहयोग हमें मिल रहा है उसको देखते हुए अब हमारी उम्मीद है कि हम कम से कम उससे 2 महीने पहले पूरे देश को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर ले आएंगे। तो जो हमारी प्रोग्रेस है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, इसमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री काम कर रही है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री सभी दूर दराज के जो एरियाज हैं वहां कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम कर रही है और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट दिया है कि अगर स्टेट्स हमें सारी फेयर प्राइस शॉप्स के जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं तो जो भारत नेट प्रोग्राम है उसके तहत वो उनको 1 साल का फ्री इंटरनेट कनेक्शन जो है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वहां पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं ऑथेंटिकेशन के, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, उस सब में भारत सरकार की सपोर्ट रहे। तो दूसरी मिनिस्ट्री UIDAI है, IT मिनिस्ट्री के साथ हम लोग बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं कि जैसा हमने देखा कि ड्यूरिंग पैंडेमिक COVID-19 period, because of the threat that people felt, some states they suspended the operation of biometric authentication, and also for some disabled people, finger authentication is not possible.
So therefore, UIDAI has already enabled IRIS contactless operations and in some states, and they are working for IRIS and contactless operation in other states also. So gradually, we would be in a position to actually move to contactless operation of all these facilities. So that is the vision and the direction in which the whole country is moving under the direction of the leader. Right. Coming to you, Mr. Abbasi, when we talk about the issues that are confronting the government, the officers in a state like Assam, which is again the gateway to the other states in the northeast, providing food to these other states as well. Would you say that lack of beneficiaries is an issue that you are dealing with there? Because of which, that could be a hurdle to the great success of such a massive food distribution program. And also, when we talk about food security, are there plans of the government there in order to extend this benefit not just to migrant workers but to other sections of the population, because lack of employment is an issue in these states? I don't think a lack of beneficiaries is a problem as far as the state of Assam is concerned. We already did an exercise as to who are deserving. See, one thing we must understand about Assam, which is very different from a number of states, is all people who came into the state, and that is still continuing, who come into the state have to go in for a 2-week quarantine. Now the period has, I think, come down to 10 days, but at least in the initial phase from March to, when the movement was allowed, I think within sometime in April till now, people have been quarantined. So the entire database of who all, what work they were doing, where they are, etc., all that database has been captured digitally. So Yes. that is a huge database that we have. Based on that database, for example, the Panchayat and Rural Development Department is looking at what are the kind of skills which are there, which can be used for example, Manrega, if they're unskilled workers, etc. Other departments are looking at reskilling people, etc. So that database is being used. But as far as NFSA is concerned, as well as Atmanirbhar Bharat, there is no shortage of people who require this food. And which is why, we were able to distribute the Atmanirbhar Bharat, under the Atmanirbhar Bharat scheme, food to about 46 lakh persons, which is about slightly more than 9 lakh families. Yes. That is not a problem. The problem that we face is really logistical, in terms of ensuring that food grains are there, because if you look at the storage norms, we are slightly lower than the rest of the country in terms of overall storage availability. So FCI ensures that at any given time, 80 to 90% of the godowns are stocked at 80 to 90% capacity, and they have doubled their movement of trains into the northeast, for which we are grateful to them. We've got a lot of help from the FCI and the railways to ensure there is no shortage of food grain within the state of Assam during this very, very trying time that we have, and also ensure that other states are fed through Assam. During the flood season, which is right now ongoing, we've had a bit of a break, but July and up to 15th August was pretty bad in the state. Even then, we were able to ensure that availability of food grain was not an issue. Within July, we distributed almost 99% of the total food grain which was available under NFSA. We've lifted all 96% under Atmanirbhar Bharat. So that is something where extraordinary efforts are being taken to ensure that not only is the food grain delivered, it is more importantly that it is delivered on time. There is no point that you have a delay of 1 month in which people are not getting grain under Atmanirbhar Bharat because you are identifying who are the people or who are not. You have to identify them quickly and ensure the grain goes to them, because they are the ones suffering the most. They are not covered under NFSA. They don't have a job. So we ensured through the Deputy Commissioner that the identification was done quickly, efficiently, and the lifting and distribution also was done quickly and efficiently.
Right, very quickly, because we are running out of time, sir. Well, what do you see in the days ahead as Assam is a state, the Northeast is a region that is battling with entirely different problems. As more and more youngsters emerge with a lack of employment, lack of proper benefits, are you looking at extending this scheme, you know, maybe changing the parameters that would bring people into this scheme so that more and more people there can enjoy benefits such as ration cards? Well, we would like to, but I mean, unfortunately, as far as the state-owned finances are concerned, we would not be able to fund this further from our own finances. We have requested the government of India to extend this for till I think November or December. If the government of India is, they agreed as far as the PMGKY scheme was concerned, but under Atmanirbhar Bharat, if this is something which is considered, then that is something that would be excellent. जी बिल्कुल। और सुधांशु जी, हमारे पास समय कम है, हम जानते हैं कि किस तरह से जो पूरा आपका डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम होता रहेगा। लेकिन फाइनल कमेंट्स कंक्लूडिंग आपकी तरफ से कि किस तरह से हम जानते हैं कि अगर आपका जो प्रवासी मजदूर भाई है, अगर उसका पेट भरा है तो वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेगा, काम करेगा और जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है जो हम लगातार हम सब मिलकर देख रहे हैं, उसको पूरा करने में उसका भी बहुत अहम योगदान है। Thank you. Absolutely. This is what is the vision of Honorable Prime Minister. And this is what all agencies, all departments we are working towards. And our first priority is the last man who is poorest of the poor. And during this COVID challenge especially, our effort is that we ensure that everybody gets meal in whichever part of the country he or she is living. So this scheme, as I said, has no parallel in the world. At this scale, logistics operations have not happened anywhere. During the COVID period so far, almost 8,000 rakes, railway rakes were moved of ration. And this number is increasing every day by another 50 rakes or so, which is unprecedented figure. Almost 2 lakh trucks movement are happening. So it is also actually the whole program is moving the economy also, because in the whole operation from the FCI side alone, almost a lakh of workers, laborers, they are involved in the operation. And similar will be the number at the state level. So the scheme by itself is helping different sectors of the economy across the logistics chain, various transport systems, and of course the people who are at the center of these. बिल्कुल सुधांशु जी, समय कम है, बिल्कुल इस तरह का मुद्दा है, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, आप अपना कीमती समय निकाला और आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बासी साहब आपका भी और साथ ही साथ विनय कुमार आपका भी कि आप इस शो पर आए, आपने अपने अनमोल विचार इस मंच से साझा कर हमें इस पूरी योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ साथ किस तरह से इसे मिशन मोड में लागू किया जा रहा है उसकी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस मंच के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सरकार की उन तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में बताएं। अगर कोई भ्रामक स्थिति भी पैदा होती तो उसका स्पष्टीकरण किस तरह से सटीक विश्लेषण के साथ हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन आज इस शो के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Many thanks to all our guests who joined us on the show, and that's all in this edition of Atmanirbhar Bharat. Namaskar.